जब जब इस धड़ा पर अत्याचार बढ़ेगा तब तब कोई ना कोई चुन्नू शर्मा पैदा लेगा। चुन्नू शर्मा का जो शहादत है, ये कोई इनकाउंटर में इनका हत्या नहीं हुआ था, किसी माँ का लाल का हिम्मत में था। तो हथियार 125 को टीचर को आरा में स्कूल से बुला बुला कर नक्सली मारा था। 3-3:30 बजे कारगिल कहता था इस इलाके को लोग कि अरे कारगिल तरफ न जो मार दो तू नक्सली। रणवीर सेना का उदय होने का मुख्य वजह था नक्सलियों का आतंक, जिसने एक फूल सा लड़का को फौलाद बनाने पर मजबूर कर दिया। और इसको कोई सामने से मार नहीं सका, कोई इनकाउंटर में किसी ने इसको बाल बांका नहीं किया। उनका खून को देख के इसका खून जो है सो खोल गया और उसी समय टीका लगाया और प्रण किया कि इससे हम लड़ेंगे। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुख्य रूप से 90 के दशक के उस इतिहास के बारे में कि जब लालू यादव की सरकार थी और उस समय उग्रवादियों का मनोबल हद से ज़्यादा बढ़ गया था। तब एक समाज ने एक अलग अपना रूप लिया जिसे रणवीर सेना का नाम दिया गया। अभी मेरी मौजूदगी गया के कोरमत्थू गांव में है, जहां के एक सिंपल से लड़के को, चुन्नू नाम के लड़के को चुन्नू शर्मा बनना पड़ा। एक उस लड़के को जो कि क्रिकेट प्रेमी था, कभी हाथ में बल्ला उठाया करता था। उस समय के उग्रवादियों ने उसे इतना तंग किया, उसके समाज को इतना तंग किया कि उस लड़के को हाथ में बल्ला के जगह, कलम के जगह हथियार उठाना पड़ा। आज उनके गांव के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनका शहादत दिवस भी है, तो उनके गांव के लोगों से पहले उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बाबा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? बांके बिहारी शर्मा। सबसे बुजुर्ग आप ही लग रहे हैं जी। अच्छा बताइए, रणवीर सेना का गठन क्यों हुआ था? सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे सरकार और वामपंथी के अत्याचार से। कि अत्याचार, किस प्रकार का अत्याचार उस टाइम में होता था? रास्ता में आ रहे हैं, पकड़ के मार दिया। उसके बाद खेत पर नाकाबंदी कर दिया कि आप जोत नहीं सकते हैं। कोई जोत नहीं रहा था, परित रह रहा था। इसके विरुद्ध में हम लोग को एक होकर के लड़ जी। मतलब खेत पे लाल झंडा गाड़ दिया जाता था। हाँ, झंडा जमात बना के और वो गाड़ दिया जाता था। और यदि उसका तो जो सामने थोड़ा विरोध किया तो जैसे बाजार पाई बीघा से आ रहे हैं तो बीच में पकड़ के मार दिया। ऐसा कोरमथुए गांव के 4 को मराया है, मेन गांव के मार दिया है पकड़ के। ये जो चुन्नू शर्मा जी जो हैं, इनका मतलब मृत्यु कैसे हुआ? इनका मृत्यु षड्यंत्र के तरह हुआ। अच्छा। हाँ, इसके किसी के मदद में थे और वो उनका नाम हम क्या आप लें, यह जगह के आदमी के पैरवी माने कि में चलते और सुरेंद्र यादव के माने पैरवीकार बन करके इनको हत्या षड्यंत्र सरकार के द्वारा करवाया गया। कहा जाता है कि चुन्नू शर्मा जी के धामिकी के वजह से सुरेंद्र यादव का सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया था। हाँ, वो तो सिक्योरिटी सब तो ओकरे सरकार था, तो कुछ भी कर सकता है। हमनी के सरकार था, वही था, मरवाने में भी वही था जी। हाँ, अपने आदमी को। चुन्नू शर्मा का जो शहादत है, ये कोई इनकाउंटर में इनका हत्या नहीं हुआ था, किसी माँ का लाल का हिम्मत में था। सुरेंद्र यादव कभी सामने से बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदा था चुन्नू शर्मा के डर से। आज चुन्नू शर्मा के ही जमात के कुछ लोगों को उसने मिला के और विश्वास में लेकर विश्वासघात किया गया और चुन्नू शर्मा को विश्वास में लेके उसको मारा गया। अच्छा देखिए, जब भी हम बिहार की धरती पे पब्लिक ओपिनियन करने के लिए, पब्लिक की राय लेने के लिए सरकार के बारे में जब उतरते थे तो हमको कई दफ़ा रणवीर सेना का मतलब नाम सुनने को मिला था। अब इसमें जब उनके बारे में जब खंगालना शुरू किया कि रणवीर सेना आखिर है क्या चीज़, तो उसके बाद मुझे जो है चुन्नू शर्मा जी का नाम सामने आता था। क्या कहिएगा इनके बारे में? ये एक संगठन जो था, प्रतिक्रियावादी संगठन था। नक्सलियों के आतंक से लोग इतने भयक्रांत थे, उसी में ये संगठन खड़ा हुआ और हर जाति के लोग इसमें थे। ऐसा थोड़ी था कि सिर्फ भूमिहार जाति के, सभी जाति के लोग थे। जो नक्सलियों से पीड़ित थे वे सभी जाति के लोग थे। और चुन्नू शर्मा एक सीधा साधा लड़का था, अच्छा लिखने पढ़ने वाला था। वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। और इस आतंक को देखकर वो इस डाइवर्ट हो गया और नक्सलियों से लोहा लेने के लिए आगे बढ़ गया।
तो बाबा उस टाइम में तो मतलब ये भी कहा जाता है कि मतलब आप लोग भी शोषण करते थे जो गरीब वंचित उन आज भी हम लोग को शोषित कहाते हैं। सरकार जितना है, कोई कह रहा है कि ये सब भला आदमी हैं, कोई नहीं कह रहा है, सब शोषित कर। क्या हम शोषित कर रहे हैं? देखा जाए। हाँ, कोई शोषित कहते सरकार साबित कर देते ना। परमेश्वर मुखिया जी को हत्यारा कहता था हत्या होने के बाद। तो आप लोग मीडिया को हम कहे कि उस जगह डांटा गया, खदेड़ा गया कहीं कि एक भी केस में हाई कोर्ट के जज किसी ने माननीय मुखिया जी को कह करके केस को रिहा किया। एक भी केस में सजा नहीं है। हत्यारा के कौन ग्राउंड पर आप लोग मैंने मीडिया में कह रहे हैं? उसको मीडिया के बदलाइए। तो मीडिया से ये बात निकला, शुरू में तो यही चल रहा था। तो हत्यार 125 को टीचर को आरा में स्कूल से बुला कर नक्सली मारा था। और किसान में जो बगीचा गोरे हुए रहता था उसको कहता था कि आम पेड़ तोड़ो और तोड़ के पहुँचावो उस घर में। नहीं पहुँचाता था तो मारता था। मतलब उस टाइम में एमसीसी और उग्रवादियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ था। और उनके अपने क्षेत्र में तो वहीं से वो लड़ाई लेके निकले। तब इधर भी बढ़ा हुआ ये था। और जिस क्षेत्र में गोपाल बाबू कर रहे हैं उस क्षेत्र में एकदम था, पाली से ले करके आपको यहाँ मैंने टेकारी तक के उसका एकदम एक क्षेत्र था कोई। हाँ, और 2 पार्टी के मिला हुआ था, एमसीसी और संग्राम समिति और पीपुलवाद, तीनों मिला हुआ था। अच्छा। हाँ, उस टाइम तो मौजूदा सरकार लालू यादव की। हाँ, उस समय तो हम लोग अलायंस के करके मुखिया जी कह भी दिए थे कि से हम वामपंथी से लड़ने में हम तैयार हैं। हाँ, और सरकार देखे यहाँ आने में आपको डर लगता 3 और 3:30 बजे। 3 साढ़े 3 बजे कारगिल कहता था इस इलाके को लोग कि अरे कारगिल तरफ न जो मार दो तू नक्सलियन। तब मतलब इतना उस समय खौफ रहता था, खौफ रहता था। बिल्कुल बिल्कुल बाबू। लेकिन यह सीधा साधा लड़का जो है उस समय बहुत मजबूरी में इसने बंदूक उठाया और इसको कोई सामने से मार नहीं सका। कोई इनकाउंटर में किसी ने इसको बाल बांका नहीं किया, धोखा दे के मार दिए लोग। वो अलग बात है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जिनसे जानेंगे। अच्छा, 90 के दशक में रणवीर सेना का जो है उदय होता है, मतलब क्या कहिएगा इसके बारे में? उदय क्यों हुआ, मतलब आखिर वजह क्या रहा मुख्य रूप से? रणवीर सेना का उदय होने का मुख्य वजह था नक्सलियों का आतंक, जिसने एक फूल सा लड़का को फौलाद बनाने पर मजबूर कर दिया और बनना पड़ा। और 1990 ही नहीं, जब जब इस धरा पर अत्याचार बढ़ेगा तब तब कोई ना कोई चुन्नू शर्मा पैदा लेगा। जब शासन मौन और प्रशासन पंगु हो जाएगा तब तब कोई ना कोई भीड़ हाथ में राइफल पकड़ेगा और चुन्नू शर्मा बनकर खड़ा होगा और उस आतताई आतंकियों का नाश करने के लिए अपना संपूर्ण न्योछावर करेगा। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं गांव के। क्या नाम हुआ चाचा आपका? तो कुशदेव शर्मा हुआ। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गाँव अच्छा, का। क्या घटना घटित हुई थी जिसमें इनका मृत्यु हुआ, चुन्नू शर्मा जी का? अब ईस्वी सन तो याद नहीं है, लेकिन हम लोग इसी जगह 7:15 बजे रेडियो का समाचार सुनने के लिए बैठे हुए थे बाहर में चुन्नू शर्मा के पिताजी के पास। और उसी समय पानी पड़ने लगा तो हम लोग सोचे कि चलते हैं घरे। जैसे ही चले आवाज़ होना शुरू हुआ तो बाद में पता लगा कि बगल में ही बैठे हुए चंद्रिका सिंह को उग्रवादी पकड़ लिया। और पकड़ लिया, ले जाने कुछ दूर ले जाके यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर मर्डर कर दिया। उसी में हम लोग सुबह जब खोजने गए तो चुन्नू शर्मा भी गया। उनका खून को देख के इसका खून जो है सो खोल गया और उसी समय टीका लगाया और प्रण किया कि इससे हम लड़ेंगे। और उसके बाद उग्रवादियों से लड़ने में इतना सक्षम हुआ कि उग्रवादियों का में भी दहशत पैदा कर दिया। और इसी का परिणाम हुआ कि ये एरिया शांत हो गया, पूरे बिहार में एक अलग शांति ला दिया। चलिए, तो रणवीर सेना का जो गठन जो है, रणवीर सेना का जो उदय जो है, वो साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि उस समय वर्तमान में जो सरकार थी वो नाकाम रही उग्रवाद को ख़त्म करने के में बिहार से। अभी और भी लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे साथ अमृतांशु वत्स जी हैं जो कि बिहार में और ख़ास तौर पे भूमिहारों में एक अच्छा पकड़ रखते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये चुन्नू शर्मा जी के 7 दिवस पे आज आप सभी यहाँ पहुँचे हैं, तो सबसे पहले बताइए कि रणवीर सेना का उदय का वजह क्या रहा उस दौर में? देखिए, रणवीर सेना के उदय
का दौर वजह सबसे बड़ा ये था कि जब किसानों पर अत्याचार शुरू हो गया, जब शिक्षकों के साथ बदसलूकी शुरू हो गई, शिक्षकों की हत्या होनी शुरू हो गई, जब ग्रामीणों के साथ आए दिन सवर्णों के साथ के ऊपर हमले होने लगे, माँ बहनें जब सुरक्षित नहीं रहने लगी, कई जगह डोहिया जैसे नरसंहार हो गए, विभत्स नरसंहार हो गए, तो रणवीर एकमात्र विकल्प बच गया। बेलाउर की घटना, नाकाबंदी, जब एक एक गांव में जहाँ जहाँ नाकाबंदी कर दी जा रही थी, 7-7 साल लग जाता था नाकाबंदी टूटने में, तो उस फेज़ को कोई तो तोड़ने वाला चाहिए। रणवीर सेना के पहले स्वर्ण लिबरेशन फ्रंट बनी थी, उसके पहले भूमि सेना बनी, लोरिक सेना बनी, कई सेना, ब्रह्मर्षि सेना बनी, किसान संघ बना, लेकिन कोई सक्षम नहीं हुआ कि नक्सलियों को या माओवादियों को रोक सके, इन अत्याचारों को रोक सके, हत्याओं को रोक सके। तो रणवीर एकमात्र विकल्प बचा। बेलाउर की नाकाबंदी टूटने के बाद लोगों को एक विश्वास हो गया कि अब कुछ ऐसा अगर बेलाउर कर सकता है तो शायद हम सभी कर सकते हैं, और वो विश्वास मुखिया जी ने जगाया लोगों के अंदर। थोड़ा सा आपको यहाँ पे रुकना चाहेंगे। आप बोले कि एकमात्र विकल्प 90 के दशक में रणवीर बच गए। बिल्कुल। तो फिर मौजूदा सरकार और प्रशासन कहाँ थी, वो क्या कर रही थी? मौजूदा सरकार और प्रशासन ने घुटने टेक दिए थे, अपाहिज हो गई थी सरकार। इस पर हम बात कहेंगे जी। जिस समय जब बेलाउर में झगड़ा चल रहा था, आरा में एक भूमिहार परिवार का 3 गो सदस्य बाद में मारा पड़ा रहा नक्सली से। न सरकार के काबू हुआ कि हम जाके उस लाश को देखें, और न घर के परिवार को देखें भी न जा सका। 3 रोज के बाद जब लाश उठा, इस सब माने अत्याचार के बाद इसका गठन हुआ। हाँ, इतना अत्याचार हुआ। जी, फिर से हम इनके पास आएंगे। जी, आप कुछ बताएं। तो ये कारण बन गया, जब आपसे सरकार नतमस्तक हो गई नक्सलियों के सामने, उग्रवादियों के सामने, प्रशासन ने घुटने टेक दिए, हथियार डाल दिया, तो मजबूरी था किसी ना किसी को। तो आप ही अगर बताइए कि अगर आप कहीं से आपको मदद मिलना बंद हो जाता है, पुलिस के पास जाते हैं, FIR लिखने से मना कर देता है, न्यायालय आपकी नहीं सुन रही है, कोई नेता आपका जो है वो आपके पक्ष में आने को तैयार नहीं हो रहा है, अंत में आपके पास क्या विकल्प बचता है? खुद से लड़ाई लड़ने का। वही चीज़ किया यहाँ के लोगों ने, यहाँ के किसानों ने, और रणवीर एकमात्र विकल्प बच गया। हमने क्या कहा, बार बार सुनिएगा, रणवीर एकमात्र विकल्प कह रहे हैं, कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तब हथियार उठाना पड़ा लोगों को। अच्छा, तो फिर ऐसा भी है कि भूमिहार समाज के जो लोग थे उस टाइम में, वो सोना बेच के लोहा खरीदने का जो एक उदाहरण पेश किया बिहार में, इसका क्या मतलब? देखिए, सोना खरीद के आप रखे हुए हैं अपने घर में अपनी बच्चियों की शादी के लिए, और नाकाबंदी के बाद आपके घर में बारात आना तक ये बंद हो गया। कई ऐसे गांव हैं जहां कई लड़कियां कुंवारी ही रह गई। कई ऐसे घर हैं जहां कभी नाकाबंदी लगने के बाद कोई उसका वहां रिश्ता करना नहीं चाहता, तो वैसा सोना रख के क्या करते हैं? अगर आपको उस गांव का नाकाबंदी तोड़ना था, तो लोगों के पास था कि अब सोना जो घर में रख के बैठे हुए हैं, और आपकी बहुओं की, आपकी बेटियों का इज्जत सुरक्षित नहीं रहा, तो उसको बेचकर उन लोगों ने हथियार खरीदा ताकि अपने माँ बहनों की सुरक्षा कर सके, गाँव की सुरक्षा कर सकें। चलिए, तो ये आपने सुना किस प्रकार से जो बिहार के जो लोग थे वो 90 के दशक में, जिस टाइम जो है जंगल राज कहा जाता था, तो जंगल राज का जो एक उदाहरण आपको बताया गया यहाँ पर। अब यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इन सभी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनीष शर्मा है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, बगल के रहने। अच्छा, बगल के गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या कहिएगा उस टाइम के जो मौजूदा हालात थे 90 के दशक में, जब रणवीर सेना का गठन हुआ तब का? रणवीर सेना के गठन के बाद तो जन्म हुआ है हमारा। अच्छा, उसके बाद आपका जन्म हुआ है। हाँ। तब तो आप चुन्नू शर्मा जी को जानते होंगे। हाँ, वो खूब जानते हैं। हाँ, इनके बारे में क्या कहिएगा? ये तो खैर बहुत बढ़िया इंसान थे। जो उस समय तो ऐसा था कि घर से 6 बजे के बाद निकलता नहीं था कोई, ज़मीन पर नाकेबंदी लगा देता था, मैंने जीना हराम कर लेता। तो फिर जब ये अच्छे व्यक्ति थे तो फिर इनको हथियार काहे उठा लेना पड़ा? हथियार, ये अच्छा व्यक्ति न थे, नक्सली से परेशान था, आपका सरकार से परेशान था, हथियार तो उसके चलते उठाए, अपना इज्जत प्रतिष्ठा जान बचाने के लिए। ये देखा आपने, शायद से अब जो है आपको पता चल गया होगा कि 90 के दशक में किस प्रकार का जंगल राज था। यही है चुन्नू शर्मा जी का, यही है फ़ोटो ओरिजिनल। देखने में तो काफ़ी मासूम लग रहे हैं, और उस टाइम में इनको जो है मजबूरन हथियार उठाना पड़ा था। तो बाकी आप रणवीर सेना के बारे में और बिहार के उस वक्त के जंगल राज के बारे में जो कुछ भी अपना प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।